हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेजोनेंस इन पैरेलल आरएलसी सर्किट या एलसीआर सर्किट के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हमने रेजोनेंस पढ़ा था सीरीज एलसीआर सर्किट के बारे में, जिसमें हमने रेजोनेंस की कुछ कंडीशन पढ़ी थी। वही सारी कंडीशन यहाँ पे हमें काम आने वाली है, तो वो सारी कंडीशन यहाँ पे जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं जो हमने सीरीज एलसीआर सर्किट में पढ़ी थी। तो रेजोनेंस कब होता था? तो हमने बोला था फर्स्ट पॉइंट कि जब XL बराबर XC हो, यानी कि जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है और जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है दोनों बराबर हो जाते हैं, तब रेजोनेंस होता था। अब ये दोनों बराबर कब होते थे? तो हम बोलते थे एक फ्रीक्वेंसी पे ये दोनों बराबर होते थे, जिसे हम F0 बोलते थे। ये दोनों बराबर होते थे एक फ्रीक्वेंसी पे, जिसे हम F0 बोलते थे, और वो F0 को हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते थे। और उसका फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया था, जो कि था, अगर याद हो तो 1/2 पाई √L इंटू C। शायद से ये फॉर्मूला याद होगा। किसके लिए? सीरीज एलसीआर रेजोनेंस के लिए ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी होती थी XL बराबर XC पे। अब जब XL बराबर XC होगा ये फ्रीक्वेंसी पे, तब हम क्या बोलते थे? सर्किट जो है वो प्योर रेजिस्टिव बन जाती है। प्योर रेजिस्टिव बन जाती है यानी क्या? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों एक ही फेज में होते हैं, यानी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज डिफरेंस कितना होता था? 0 होता था। यानी फाई का वैल्यू 0 हमने किया था, और बोल दिया था पावर फैक्टर जो कि cos फाई होता है वो यूनिटी बन जाता था, अगर याद हो तो। ठीक है। और क्या होता था साथ ही साथ? ऐसा होने पर, प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनने पर मैक्सिमम करंट फ्लो होता था। इतनी बात शायद से हमें याद होगी। तो याद ना हो तो अभी के लिए याद रख लेना कि रेजोनेंस यानी क्या? कि जब XL बराबर XC हो, वो एक फ्रीक्वेंसी पे होगा, XL बराबर XC, जिसे हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोल देंगे, जिसका फॉर्मूला ये डिराइव किया था। और XL बराबर XC पे सर्किट कैसी बन जाती है? प्योर रेजिस्टिव, यानी कि वोल्टेज और करंट साथ साथ चल रहे हैं, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 है। IR यानी रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो V यानी वोल्टेज, जिसके कारण मैक्सिमम करंट फ्लो होता था। ठीक है, ये सारी कंडीशन हमने पढ़ी थी सीरीज एलसीआर सर्किट में। आज तो हम पढ़ने वाले हैं रेजोनेंस इन पैरेलल आरसीआर सर्किट। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट या आरएलसी सर्किट यानी क्या? कि जिसके अंदर एक रेजिस्टर और एक इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, और दोनों के पैरेलल में हमने एक कैपेसिटर को लगा दिया है, और ये तीनों को हमने एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर दिया है। ठीक है। अब यहां से जब करंट निकलेगा I, तब क्या होगा? ये जंक्शन पे डिवाइड हो जाएगा करंट। तो हम बोल देंगे यहां से IL करंट फ्लो हो रहा है और यहां से IC करंट फ्लो हो रहा है। तो ये सर्किट को हम पैरेलल एलसीआर सर्किट बोल देंगे। ठीक है। अगर हम इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें, इंडिविजुअल एलिमेंट यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की अगर बात करें, सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर की बात करें, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता था? प्योर रेजिस्टिव सर्किट में करंट और वोल्टेज दोनों एक दूसरे के साथ चलते थे। करंट एंड वोल्टेज बोथ आर इन फेज, यानी जो डायरेक्शन में करंट है वही डायरेक्शन में वोल्टेज है। ठीक है, ये शायद से याद होगा सीरीज में। अच्छा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में भी बोल सकते हैं। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें, इंडक्टर की बात करें, तो इंडक्टर क्या करता था? करंट के फ्लो का अपोज करता था। यानी कि करंट के फ्लो का अपोज हुआ, यानी करंट पीछे चलता था वोल्टेज से। कितना? 90 डिग्री, अगर याद हो तो। यानी कि हम बोल सकते हैं करंट लैग्स बिहाइंड दी पोटेंशियल। क्यों? इंडक्टर अपोज करता है करंट का, यानी करंट को पीछे चलाता था π/2 डिग्री वोल्टेज से। ठीक है। अच्छा, उसी तरीके से अगर हम प्योर कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, खाली और खाली कैपेसिटर की बात करें, कैपेसिटिव सर्किट की बात करें, तो कैपेसिटर क्या करता है? करंट का स्टोर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में, चार्जेस के फॉर्म में करंट का स्टोर करता है। यानी करंट आगे चलता है, वोल्टेज पीछे चलता है। तो यहाँ पे करंट आगे चलता है कैपेसिटर में, वोल्टेज पीछे चलता है। कितना पीछे चलता है? 90 डिग्री पीछे चलता है वोल्टेज, करंट आगे चलता है। यानी करंट लीड्स दी पोटेंशियल बाय 90, यानी करंट आगे चल रहा है। ठीक है, कैपेसिटर में, और इंडक्टर में करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से। ठीक है, इतनी बात भी हमने देखी थी। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम कंबाइन करें, तीनों एलिमेंट को कंबाइन करें, तो अगर हम ये वाली ब्रांच की बात करें, ये वाली ब्रांच की बात करें जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर है, इसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो सेपरेट है। रेजिस्टर और इंडक्टर साथ में है, इसकी बात करें ये ब्रांच की जिसमें से IL करंट फ्लो हो रहा है,
तो उसके लिए आर और एल पे फोकस करेंगे, इसकी ही बात कर रहे हैं, ये तो अलग से है, पैरेलल में है, तो आर और एल की बात कर रहे हैं। आर और एल यानी ये रहा आर, ये रहा एल, यानी कि इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इतने पोर्शन की हम बात कर रहे हैं। दोनों सीरीज में है, दोनों जब सीरीज में है यानी आर और एल सीरीज में है, यानी सीरीज एलआर सर्किट की बात कर रहे हैं हम। अब ये सीरीज एलआर सर्किट हो गया, तो ये केस में जो हमारा रिजल्टेंट करंट होगा वो तो कुछ ऐसे जाएगा, यानी करंट अभी भी पीछे चलेगा, किससे, वोल्टेज से, मान के चलते हैं फाई एल फेज से पीछे चल रहा है। आई होप बात समझ में आ गई होगी। अब ये वाला रहेगा नहीं, ये वाला रहेगा नहीं। ये कब था, जब हमने खाली और खाली इंडक्टर की बात करी थी। सर्किट में खाली और खाली इंडक्टर है, लेकिन सर्किट में क्या है, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों है, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों है, तब क्या होगा, रेजिस्टर भी है इंडक्टर भी है, तो रिजल्टेंट करंट जो होगा आई एल करंट मान रहे हैं हम, आई एल करंट मान रहे हैं, यहाँ पे आई एल करंट मान रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो करंट होगा वो फाई एल डिग्री समझ के चलते हैं, फाई एल फेज पीछे चल रहा है वोल्टेज से, यानी ये हमारा करंट पीछे चल रहा है वोल्टेज से, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, यानी ये रहा नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमारा आई एल है, इसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, आई एल कॉस फाई होगा, फाई एल होगा, और ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, आई एल साइन फाई एल होगा। शायद से पता होगा आपको ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, जिसके साथ थीटा वो कॉस कंपोनेंट और थीटा बिना का उसके परपेंडिकुलर साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो ये हमारा आई एल साइन फाई एल और ये आई एल कॉस फाई एल हो गया, ठीक है। हमें तो यहाँ पे क्या देखना है, रेजोनेंस देखना है। रेजोनेंस के लिए हमने क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीज क्या देखा, इंपॉर्टेंट चीज, जो सर्किट है वो कैसा हो जाना चाहिए, प्योर रेजिस्टिव, यानी वोल्टेज और करंट एक ही फेज में हो। यहाँ पे प्योर रेजिस्टिव सर्किट कैसे बनाएंगे, यानी कि ये दो पोर्शन हमें चाहिए नहीं, हमें तो सिर्फ और सिर्फ यही डायग्राम चाहिए, यानी आई आर और वी एक ही फेज में हो, हमें ये वाला डायग्राम चाहिए, आई आर और वी एक ही फेज में हो। तो हम क्या बोल देंगे, ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों अगर बराबर है, 5 एम्पियर इक्वल एंड ऑपोजिट कैंसल, ये दोनों अगर बराबर है, तब जाके सर्किट हमारी प्योर रेजिस्टिव बन जाएगी, और प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनने पर हमें रेजोनेंस मिलेगा। आई होप बात समझ में आ रही है। तो ये दोनों कंपोनेंट बराबर होने चाहिए, तभी जाके रेजोनेंस होगा, तभी जाके प्योर रेजिस्टिव सर्किट बनेगी, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी क्या, आईसी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, आई एल साइन फाई एल के बराबर होना चाहिए। तो वही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, आईसी का वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, आई एल साइन फाई एल के बराबर होना चाहिए, तभी जाके ये इक्वल ऑपोजिट कट हो जाएंगे, तभी जाके हमें सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा। अब ये रहा नहीं है, इसको तो हमने डिवाइड कर दिया आई एल कॉस फाई एल और आई एल साइन फाई एल में, यानी ये अब रहा नहीं है, ठीक है। तो अब हमें यही चाहिए, आई आर और वी एक ही फेज में चाहिए, तो ये दोनों बराबर करने पड़ेंगे, तो आई सी इज इक्वल टू आई एल साइन फाई एल हमें मिल जाएगा। सो आई होप बात समझ में आ रही है। ये इक्वेशन को हम 1 नाम दे देते हैं, इसमें हम IC की वैल्यू रखेंगे, IL की वैल्यू रखेंगे और साइन फाई एल की वैल्यू रखेंगे। ये तीनों वैल्यू को हम ये इक्वेशन में रख देंगे, जिससे करके हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा एफ नॉट का वैल्यू, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू। ये फ्रीक्वेंसी पे पैरेलल LCR सर्किट में क्या होगा, XL बराबर XC हो जाएगा, और सर्किट कैसी बन जाएगी, प्योर रेजिस्टिव बन जाएगी। यानी सीरीज के लिए तो हमने ये फॉर्मूला फाइंड किया था, अब ये इक्वेशंस में IC, IL और साइन फाई एल की वैल्यू रख के हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला फाइंड करेंगे, किसके लिए, पैरेलल LCR सर्किट के लिए, जो कि ये होगा, ठीक है। डेरिवेशन इसका पूछ लेते हैं कभी कभी। अच्छा, तो IC का वैल्यू क्या होगा, तो IC का वैल्यू होगा V/XC। अब IC का वैल्यू V/XC कैसे आया, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है, V इज इक्वल्स टू IR। हमें किसका, करंट का वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल्स टू V/R। हमें IC चाहिए, तो हम बोल देंगे IC इज इक्वल्स टू V/R। C की बात कर रहे हैं, C यानी क्या, कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा, जिसे हम रेजिस्टेंस नहीं बोलते, लेकिन उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंस बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC बोलते हैं। तो वही लिखा है V/XC, यानी कैपेसिटर में से कितना करंट फ्लो होगा, ये ओम्स लॉ से हमने देखा V/XC के बराबर, तो इसका वैल्यू मिल गया हमें, ठीक है। अब इसका वैल्यू ढूंढते हैं, IL का वैल्यू ढूंढते हैं, यानी इंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर का करंट V/XC होगा, तो इंडक्टर का करंट V/XL होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे XL नहीं लिखा है, ZL लिखा है। अब Z क्यों लिखा है, Z क्या है, इंपीडेंस है। इंपीडेंस यानी क्या, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। यहाँ पे X ही लिखा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कैपेसिटर जो है अकेला है, यहाँ पे IC करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं, L
की इंडक्टर की बात कर रहे हैं, इंडक्टर के साथ कौन है सीरीज में, आर भी तो है, यानी कि यहाँ पे ये दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेना है, दोनों का, इसके पास भी रेजिस्टेंस है कितना, एक्सएल, इसके पास रेजिस्टेंस है आर के बराबर, दोनों कंबाइन है, सीरीज में है, तो दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलेंगे, जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और साथ में मैंने L लगा दिया है, नोटेशन लिखा है, ठीक है, आप कोई भी नोटेशन डाल सकते हो। सो आई होप यहाँ पे XL क्यों नहीं आया, समझ में आ गया क्यों यहाँ पे XC आ गया, क्योंकि अकेला था, कोई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो था उसका वो XC के बराबर ही था। लेकिन L की बात करें तो इसका कुछ रेजिस्टेंस, इसका कुछ रेजिस्टेंस, दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस लेना है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इंपीडेंस से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ZL बोल दिया हमने। शायद से इतनी बात समझ में आ गई होगी। और ये Z का वैल्यू अगर याद हो तो, Z का वैल्यू याद हो तो क्या था, अगर याद हो तो Z इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC स्क्वायर, ऐसा कुछ पढ़ा था, याद है कुछ? छोड़ो, नहीं याद है तो इतना बात समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब बचा क्या, साइन फाइल। साइन फाइल कैसे ढूंढेंगे, तो साइन फाइल ढूंढने के लिए हम ऐसा कुछ डायग्राम बना देंगे जो कि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। कैसे बनाएंगे ये डायग्राम, ये क्या है हमारा IR, रजिस्टर में से करंट फ्लो हो रहा है, उसका कुछ रेजिस्टेंस होगा R, तो यही डायरेक्शन में बना दिया। ये हमारा क्या है, कैपेसिटर में से कुछ करंट फ्लो हो रहा है जिसके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा, तो ऐसे बना दिया। ये हो गया हमारा इंडक्टर, इंडक्टर के पास कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हमने इंडक्टिव रेजिस्टेंस XL बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, यही ब्रांच की बात कर रहे हैं, यही ब्रांच की बात कर रहे हैं। ये ब्रांच में R का रेजिस्टेंस, L का रेजिस्टेंस, ठीक है, कुछ रेजिस्टेंस होगा, दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस यानी ZL, दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ZL, R और L, ये रहा R और ये रहा L, दोनों का रेजिस्टेंस कौन सा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, जिसको इंपीडेंस ZL बोल देंगे। यानी ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट ऐसे कुछ पास होगा, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऐसे पास होगा, वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस ZL बोल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये कितना एंगल होगा पीछे, फाई L जितना मान के चल लिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल मिल चुका है, ये क्या है, XL है, ये पूरा, ये यहाँ से यहाँ XL है, तो ये XL हो गया। यहाँ से हम आसानी से साइन फाई L का वैल्यू ढूंढ पाएंगे। साइन फाई L क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर क्या है XL और हाइपोटेनियस क्या है ZL, यानी हमें साइन फाई L का भी वैल्यू मिल चुका है। बस IC का वैल्यू, IL का वैल्यू और साइन फाई L का वैल्यू, तीनों वैल्यू इक्वेशन में रख देंगे। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, IC बराबर क्या है, V बाई XC, तो यहाँ से लिखा है IC इज इक्वल टू V बाई XC। फिर IL क्या है, V बाई ZL, तो ये IL V बाई ZL। फिर मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में क्या है, साइन फाई L, ये रहा साइन फाई L XL बाई ZL, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है V, तो V से V कैंसिल, तो 1/x इज इक्वल टू 1/ZL XL बाई ZL। ये ZL इंटू ZL, ZL स्क्वायर करके यहाँ पे ले जाएंगे तो ZL स्क्वायर आ जाएगा, ये XL इंटू यहाँ पे XC आ जाएगा, तो XL इंटू XC आ जाएगा, ठीक है। अब हमें वैल्यू चाहिएगी ZL स्क्वायर की। कैसे ढूंढेंगे ZL स्क्वायर, वापस से यही ट्राइंगल हम देखेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, ये रहा 90 एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस कैसे लगाएंगे, ZL स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ये R है, R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर, तो वही लिखा है ZL स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। XL क्या होता है, XL होता है ओमेगा L, XL का स्क्वायर चाहिए तो ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर, तो वही लिखा है नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। यानी ZL स्क्वायर की वैल्यू हमें ये मिल चुकी है, वो रख देंगे यहाँ पे, R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। ओमेगा L क्या होता है और XL क्या होता है, ओमेगा L, ठीक है, लिख दिया। XC क्या होता है, 1/ओमेगा C, बेसिक सी बातें हैं। अच्छा, आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा को हम ओमेगा नॉट बोल देंगे। ओमेगा नॉट यानी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ऐसी फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिसपे XL बराबर XC हो जाए, सर्किट प्योर रेजिस्टिव बन जाए, ठीक है। तो हमने ओमेगा की जगह ओमेगा नॉट कर दिया। बस अब हमने ये ओमेगा नॉट, ये जो टर्म है ये यहाँ पे ही रखा, ये R वहां पे भेज दिया माइनस साइन के साथ। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में ये L स्क्वायर है, इसको नीचे दे दिया, तो यहाँ पे आ गया L स्क्वायर, ये इधर भी तो नीचे जाएगा, तो यहाँ पे आ गया एक L स्क्वायर, ये एक L से एक L मल जाएगा, यानी ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/CL या 1/LC, 1/LC माइनस ये R स्क्वायर बाई L स्क्वायर। स्क्वायर निकाला तो अंडर स्क्वायर रूट में पूरा टर्म चला जाएगा। ओमेगा का वैल्यू हमें पता है 2πf होता है, तो ओमेगा नॉट है तो 2πf नॉट कर दिया, स्क्वायर रूट में ये पूरा टर्म, ये f नॉट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा 1/2π, स्क्वायर रूट में ये पूरा टर्म। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा
पैरेलल एलसीआर सर्किट के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी पे एक्सएल बराबर एक्सी हो जाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, सर्किट जो है प्योर रेजिस्टिव सर्किट बन जाएगा, ऐसा डायग्राम हमें मिल जाएगा। और यही चीज हमने सीरीज एलसीआर में भी डिराइव करी थी। सीरीज एलसीआर में कौन सा था फॉर्मूला, एफ नॉट इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर स्क्वायर रूट ऑफ एलसी, जो हमने शुरुआत में लिखा था। सो आई होप ये जो टॉपिक है रेजोनेंस इन पैरेलल एलसीआर सर्किट, ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।